हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु। वेलकम टू तथास्तु एड स्पेस पावर्ड बाय क्वांटम माइसेसी इच्छा पूर्ति कोचिंग क्लासेस खुल के। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर, इसका नाम है ग्रेविटेशन, राइट। तो हम इस पे लेने वाले हैं एक क्विक रिवीजन। सो बिना किसी देरी के कॉपी पेन साथ में रखो, पानी की बोतल हाथ में रखो और लेक्चर का मजा लो। तो अच्छा, ग्रेविटेशन हम एक क्विक रिवीजन मार रहे हैं, देख भी देते हैं इसमें क्विक रिवीजन। हम इसमें बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो मासेस हैं, m1 m2। इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है r, और मेरे हिसाब से दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मासेस। या मासेस की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये दो फोर्स के बीच में हो रहा है, या जो भी फोर्स लग रहा है एक दूसरे को एक आपस में खींच रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में एक चीज़ और बात करी अपन, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये जितना ज़्यादा मास होगा कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगा। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। इन दोनों को अगर मैं साथ में लेके आऊँगा मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। वैसे मैंने एक लेक्चर में अपने एक ये फॉर्मूला भी समझा रखा है कि हम इसे 1/r² ही क्यों लेते हैं, r³ क्यों नहीं लिया, या फिर 2r क्यों नहीं लिया, या फिर इन सब चीज़ों में अपन ने क्यों नहीं करा, हमने से r² ही क्यों लिखा, ठीक है। सो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो g m1 m2 बाय r², ठीक। तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट में आया है। ये जो 1/r² वाला बात है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं। इट इज़ ऑल्सो एनालॉगस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। हम इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। एंड दैट लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ, पहली चीज। ये लॉ कैसा है, एक्सपेरिमेंटल। कैसा बच्चा, एक्सपेरिमेंटल। अब इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जी की वैल्यू। जी क्या होता है बच्चा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। इसकी एक और वैल्यू हम ले सकते हैं, जैसे तो ये होती है, लेकिन इसके अलावा मेरे हिसाब से इसको 20/3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी ले सकते हैं। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे वापस से ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में ये वैल्यू हमें सपोर्ट कर जाती है, इसलिए मैं इसको भी साथ में लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो सारी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी है, ये क्या है बच्चा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। इसकी डायमेंशन बच्चा क्या होती है, तो डायमेंशन हम इसकी निकाल सकते हैं। तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r²। मुझे जी की निकालनी तो r² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो f इंटू r² डिवाइड बाय m1 m2। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, दोबारा के देखता हूँ। फोर्स का होता है ml t-2, m1 l1 t-2, r² का हो जाएगा l2, और मास का हो जाएगा ये m1 m1 यानी कि m2। तो मेरे हिसाब से एक मास से एक मास कैंसिल हो जाएगा, l2 l3 हो जाएगा ये। देन हमारे पास आ जाएगा m-1 l3 t-2, ठीक। तो ये हमारे पास पूरी कंडीशन है कि सर ये सब काम में आता है या फिर यूज़ में आता है क्या हमारे, यस आना चाहिए, और तुम्हें याद होना भी चाहिए। वन मोर थिंग, इसको लेके एक बात और होती है कि हम इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए यार, इसको देखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है।
अब वेक्टर फॉर्म में बालक कैसे लिखेंगे इस चीज़ को? सपोज करो ये मेरे पास मास m1, इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ये मास मेरे पास m2 और ये से इधर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। मैंने फोर्स को लिखा g m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ ले लिया मैंने आर कैप। जब कैप की फॉर्मेट में लिखाता हूँ तब उसे ऐसा कर पाता हूँ, ठीक है। और जो कि मैंने आर कैप लिया है तो मैं इसे माइनस कर लूँगा, ठीक है। माइनस का क्यों ले लूँ सर? ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है नेचर में, एक दूसरे के हमेशा इस तरीके से अपोजिट ही लगेगा, ठीक है। तो हमेशा ये दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको हमेशा नेगेटिव लूँगा। तो बच्चा एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और मैंने वेक्टर को जो ओपन किया आर वेक्टर अपॉन आर, मैंने इस कैप को ओपन कर लिया, आर कैप को यूनिट वेक्टर को मैंने ओपन कर लिया। तो माइनस का जी m1 m2 डिवाइड बाय ऊपर हो जाएगा आर वेक्टर और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, क्या हो जाएगा आर क्यूब, ठीक। ये एक वेक्टर फॉर्मेशन भी आ गया। ये सर वो जो पीछे आपने करा था वो वेक्टर फॉर्म नहीं था सर, ये कौन सा फॉर्म होता है, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, दैट्स अ स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चा, स्केलर फॉर्म, ठीक है। अब ये वाली बात तो हम कभी इन चीज़ों को लेके कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जब भी हम वेक्टर फॉर्म लेंगे तो हर किसी चीज़ को ऐसे वेक्टर फॉर्मेट में ही रखना पड़ेगा। अब वन मोर थिंग, एक अच्छा सा एक पार्ट लेते हैं सॉल्व करने के। सपोज करो कि आपने दो मासेस के बीच में तो फोर्स निकाला है, लेकिन कभी एक लाइन के बीच में आपको फोर्स निकालना पड़ जाए। तो ये मेरे पास एक लाइन है, लाइन थोड़ी ढंग की बनाएंगे यार, ऐसी बात बनेगी नहीं। लाइन को थोड़ा स्केल यूज करते हैं। ये मेरे पास एक लाइन होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट पर मैंने क्या रखा है, एक मास रखा है, ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर है वो, ठीक। कितनी दूरी पर है, इसको r दूरी पर ले लेते हैं, ठीक है। इस रॉड की जो लेंथ है वो l है, रॉड की जो लेंथ है वो l है, ठीक है। एंड दैट रॉड इज अ यूनिफॉर्म रॉड, राइट। कैसी रॉड है ये, यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब मास एकदम सही डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब अगर आपने मेरे मेरा डेंसिटी वाला अगर आपने लेक्चर देखा हो जिसमें मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरी बात सिखाई है, तो आपको ये आ जाएगा। एकदम थोड़ा सा इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस रॉड पे इसका जो पूरा का पूरा जो मास है वो इसकी लेंथ के ऊपर है, तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो मैं ले सकता हूँ मास अपॉन लेंथ। अगर एरिया के ऊपर होता तो मैं उसे मास अपॉन एरिया लिखता, और वॉल्यूम के ऊपर तो हम मास अपॉन वॉल्यूम, उसको डेंसिटी रो कहते ही है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे मेरे पास हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू m/l। अब सर अगर मेरे पास छोटा सा मास और छोटी सी डिस्टेंस हुई तो तब भी आपकी डेंसिटी सेम रहेगी, दैट्स लैम्डा। तो मैं वहाँ से मास निकाल सकता हूँ क्या करके, लैम्डा इंटू dx करके, यस। और चाहूँ तो मैं लैम्डा का वैल्यू भी रख सकता हूँ, लैम्डा क्या हो जाएगा m/l वापस से, ठीक है। डेंसिटी हर जगह सेम रहती है, इस बिहाफ में मैंने जो dm/dx होता है उसको m/l के बराबर रखा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं करा है, डेंसिटी एक नॉर्मल, जैसे सपोज करो मेरे पास एक बोतल पानी है तब भी उसकी डेंसिटी सेम है, या फिर एक नदी भर के पानी है तब भी मेरे पास डेंसिटी सेम, ठीक है। वो वाली चीज़ सोच के मैंने इसको करा, ठीक है। तो अब मुझे इस रॉड की वजह से भैया कितना इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस रॉड में और इस छोटे से मास में लगेगा, वो चीज़ मुझे निकालनी है। तो ऐसे तो मैं नहीं निकाल सकता कि डायरेक्ट मैं इसका मास रख दूँ, इसका मास रख दूँ। तो इस पूरी रॉड का मास भले ही मैं बोल दूँ कि भैया पूरी रॉड का मास m है, ठीक है, तब भी आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो आप इसको इसमें कैसे यूज़ करोगे, आप इसमें सहारा लोगे इंटीग्रेशन का। क्या सहारा लोगे, इंटीग्रेशन। जब भी यूनिफॉर्म आता है तो हम उसमें, यूनिफॉर्म रॉड आती है तो उसमें इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन भी दो टाइप से होता है, अगर मैंने बेसिक मैथ्स में आपको सिखाया था, ठीक। तो मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया dx, जो कि इस m मास से x दूरी पर था, और इसका मास भी कितना था, dm, ठीक है। इसका मास भी कितना था, dm, ठीक। अब आप समझ गए होंगे मैं dm को इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, अब मुझे फोर्स कहाँ से निकालना है, मुझे इस m के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स किस किस पे भैया लग रहा होगा,
एक तो आर दूरी पे ये वाली जो लाइन है, और कहाँ तक लग रहा होगा, एल दूरी तक लग रहा होगा, मतलब आर से लेके आर प्लस एल तक लग रहा होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात तो समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा फोर्स लिख लेता हूँ, क्योंकि भैया छोटे से मास पे एक छोटा सा फोर्स आया, जी एम, और m2 की जगह मैं लिखूँगा डी एम, और डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस पर दूर है, एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? यहाँ तो मेरे को सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूँ? कर तो सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास अच्छा इंटीग्रेशन हो जाएगा जी एम, और डी एम की जगह क्या मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये एम बाई एल इंटू डी एक्स, ये इसमें कर सकता हूँ। तो नीचे हो जाएगा एम बाई एल, और साथ में नीचे एक्स स्क्वायर भी, और साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स, सही, एम बाई एल, और नीचे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था। अब कर दो इंटीग्रेशन। तो मेरे पास यूँ मत सोचना कि क्या है मेरे पास, ये एम कैपिटल एम है, फिर से लिख देता हूँ इसे थोड़ा संभाल के, वरना गलती किसी से हो सकती है जरूर। ये कैपिटल एम है, ठीक है, तो इन दोनों को मैंने बाहर ले लिया, जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाय एल, और अंदर क्या रह जाएगा, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, राइट। और मेरा जब लेंथ होगी तो कितनी, मतलब सॉरी लिमिट होगी, वो मैं कहाँ से कहाँ तक के लिए लूँगा, मैं फोर्स कहाँ से लेके कहाँ तक के लिए निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ आर से लेके आर प्लस एल तक, लास्ट तक, आर से लेके आर प्लस एल तक, राइट। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, फोर्स आ गया मेरे पास जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाय एल, और ये एक्स स्क्वायर बच्चा जैसे ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में +1 और नीचे भी +1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, आर से लेके आर प्लस एल तक। ठीक, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, जी एम कैपिटल एम, और ये मैं लिया एल, और नीचे क्या हो जाएगा आर की पावर -1, और नीचे भी -1, सर आर से लेके, अभी माइनस बच्चा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, तो मैंने इसको ले लिया माइनस का जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाय एल, इस आर के पावर -1 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर से लेके आर प्लस एल। ठीक, अब एक बार रखेंगे आर प्लस एल, एक बार रखेंगे आर, ये कितना हो जाएगा जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाय एल, और ये हो गया 1/r प्लस एल माइनस 1/r, राइट। अब माइनस को चाहो तो अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से माइनस का जी एम स्मॉल एम एल, सॉरी माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/r माइनस 1/r प्लस एल, राइट। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, सपोज करो मेरे पास कोई मास दे रखा है, सिस्टम ऑफ मास, और यहाँ मेरे पास एक मास m दे रखा है, वैसी बात इधर की तरफ भी होगा, मेरे पास एक फोर्स लगेगा बच्चा, कितना फोर्स इस पॉइंट P पे लगेगा वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो हमारे पास बच्चा इसकी वजह से एक ग्रेविटेशन फील्ड लगेगी, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, कितना फोर्स, कितना ग्रेविटेशन फोर्स इस छोटे से मास पे लगा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं, कितना फोर्स इस छोटे से मास पे लगा है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, कितना फोर्स इस छोटे से मास पे लगा है, एफ जी डिवाइड बाय मास, और मास कैसे मैंने बहुत छोटा सा लिया है, तो मैं इसको लिख भी लेता हूँ m0, एक छोटा सा मास ले लेता हूँ। ठीक है, सो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो हम ये कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the system of mass,
ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by mass और यूनिट मास एकदम सही है। सो अब इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि भैया कौन सी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं मुझे यहाँ से फोर्स निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एम नॉट इंटू ई जी। ठीक, अच्छा यूनिट क्या होगी बच्चा इसकी? न्यूटन पर केजी, क्योंकि भैया फोर्स ऊपर है मास नीचे, न्यूटन पर केजी। जब इससे ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे तो आगे जाके मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी निकल के आता है। सो ये कुछ एक्सेलरेशन जैसी यूनिट है, बट इट इज़ नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, ये वो नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है। इसको आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ही कहेंगे। ठीक है, जो फोर्स होता है हमेशा इसके क्या होता है? अलॉन्ग होता है, तो इसके अलॉन्ग की लाई करता है। ठीक है, अगर आप इसका डायमेंशन भी निकालने जाएंगे तो डायमेंशन भी वाला कितना निकल के आएगा? एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का हो जाएगा, और एम मेरा मास का नीचे गिरेगा। मैं एम से एम कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 2, जिस ऑलमोस्ट इक्वल टू ये जो डायमेंशन है एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है, बट इट्स नॉट एक्सेलरेशन। राइट, इस चीज़ को आप क्या रखेंगे? एकदम से ध्यान रखेंगे कि भैया कैसे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, सो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट, भैया पॉइंट मास की वजह से कितनी होगी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी? तो यहाँ पे मेरे पास एक मास दे रखा है और यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा मास दे रखा है एम नॉट। तो इन दोनों के बीच की कोई भी डिस्टेंस होगी, मैंने उसको आर लिया। ठीक, तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की वजह से इसको इस अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा होगा। तो मैंने ई जी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या? एफ जी बाय एम नॉट, और मेरे हिसाब से आपको एफ जी पता है। एफ जी क्या होता है? जी एम वन, तो एम हो गया, एम टू एम नॉट हो गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। राइट, जैसे ही मैं इसको इसमें पुट करूँगा तो क्या आना चाहिए मेरे पास? जी एम नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है? एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, जी एम बाय आर स्क्वायर। सो दैट्स द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या आया मेरे पास? जी एम बाय आर स्क्वायर। राइट, जी एम बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? ये स्केलर फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? लिख भी देता हूँ। ये कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? ई जी इज इक्वल्स टू जी एम आर स्क्वायर, और वही आर कैप ले लेंगे तो माइनस भी लगाना पड़ेगा फिर। तो जी एम, फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में करूँगा तो आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? जी एम अपॉन आर क्यूब, और ये आर वेक्टर वो भी माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा मेरे पास? ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, इसको हमने किस फॉर्मेट में लिखा है? ये हमने इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है। किस फॉर्मेट में लिखा है? ये वेक्टर फॉर्मेट। तो हम जब भी ऐसी चीज़ें करते हैं, एक हर एक जो भी क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर है उसको वेक्टर फॉर्म, आपको उसका पता होना चाहिए। एक चीज़ और निकालते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग की वजह से कितनी ग्रेविटेशन फील्ड आएगी? थोड़ा गौर से देखिए। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक रिंग है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, और मैंने कुछ x डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे किसी पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे मास की वजह से मैं कोई डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं वही वाला पार्ट करता हूँ जैसा हमेशा लिया जाता है। मैं एक छोटा सा मास यहाँ से कंसिडर कर सकता हूँ। छोटा सा मास मैंने dm कंसिडर करा, और उसकी वजह से मैंने देखा कि ये यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड कुछ इधर की तरफ होगी इस बार।
लग रही है, इसकी डायरेक्शन ये है। ऐसे चाहूँ तो मैं नीचे से भी कर सकता हूँ, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये भी हो जाएगा ई, राइट। किस एंगल पे सर, जितने एंगल पे ये होगा उतने एंगल पे ये भी होगा, ऑलराइट। तो यहाँ मेरे पास इसकी वजह से जो छोटी सी ग्रेविटेशन फील्ड जिससे अट्रैक्ट कर रही होगी, तो वो बच्चा को क्या लिख के जाएगी, डी ई कॉस थीटा, उसका कॉम्पोनेंट एक इधर होगा, एक ऊपर की तरफ भी होगा, डी ई साइन थीटा। सेम नीचे वाले की वजह से भी एक डी ई कॉस थीटा इधर होगा सेंटर की तरफ, और एक डी ई साइन थीटा, ठीक है। डी साइन थीटा, डी साइन, अब सपोज करो यार एक नॉर्मल सी चीज़ है, मैं कॉम्पोनेंट आप कहीं से भी ले लो, ऊपर से नीचे से नहीं, साइड से भी ले लो, साइड से भी लोगे तो ऐसे करते करते सारे कॉम्पोनेंट जो कॉस थीटा वाले हैं वो सेंटर की तरफ आएंगे, और साइन थीटा वाले एक सर्कल बना जाएंगे, सारे आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे, सारे सारे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बच्चा मैंने साइन थीटा से साइन थीटा क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो नेट जो मेरे पास ग्रेविटेशन फील्ड आई वो आई डी ई कॉस थीटा। यूँ मत करते ना कि भैया दो डी कॉस थीटा, दो डी कॉस थीटा नहीं है, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो रिंग एक ही है, दो अलग अलग मासेस नहीं है, सेम मास पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा, एक इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन को हम पूरा लिमिट से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और निकाल लेते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस जो थी मेरे पास नीचे वाली, इसको एक्स बोलते हैं, तो ऊपर वाली डिस्टेंस पहले मैं निकाल लेता हूँ, ये वाली, ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा है, ठीक है। ये आर के बराबर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं कॉस थीटा भी निकाल सकता हूँ, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मेरे हिसाब से बेस मेरे पास कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है बेस, तो बेस हो जाएगा मेरे पास एक्स, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। चलो ये तो मेरे पास बात हो गई। और डी ई जो होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डी ई का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वैसे होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो डी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन ये मास छोटा सा लिया तो जी डी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं दोनों का करूँगा यूज़, दोनों का एक सही इस्तेमाल होना चाहिए। फाइनली मेरे पास नेट ई जी कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और इस आर स्क्वायर की जगह पर मैं ये रख सकता हूँ अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जी डी एम ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 2 से मेरे हिसाब से रूट कट जाता है, इंटीग्रेशन अभी भी चल रहा है, तो ये हो जाएगा जी, और बाहर आ जाएगा एक्स, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट को बच्चा बोलते हैं पावर 1/2, तो दोनों को ही मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये तो 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, 1 + 1/2 कितना हो गया बेटा 3/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन अंदर किसका चल रहा है, डी एम, तो बाहर जैसे ही आएगा क्या हो जाएगा जी एम एक्स, और ये क्या हो जाएगा, नॉट आर अंडर रूट नहीं आएगा बबूगा, अब तो 3/2 लगेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। ये आ गई मेरे पास ग्रेविटेशन फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रिंग। अच्छा और कुछ निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आपने, सर ये जो भी ग्रेविटेशन फील्ड निकाली और कितनी आई है, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं x = 0 रखूँ तो नॉट x = 0, मतलब 0 ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना पड़ेगा, मेरे को 0 रखूँ तो 0 ही हो जाएगा, नहीं तो आप ऊपर भी 0 रख दोगे, उसको समझाने का तरीका थोड़ा दूसरा होना चाहिए, ठीक है। मैंने उसको क्या रखा कि जो है मेरे पास x जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है r से, तो मैंने क्या करा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी क्या रखा मैंने, ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर ही रखा, बहुत ही ज़्यादा छोटा है इसलिए, ठीक है। उस केस में मेरे पास ई जी क्या हो जाएगा, जी एम एक्स अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, करेक्ट। अच्छा अगर ऐसी कोई कंडीशन आई जिसमें x बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो सर ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है,
कि एक्स मेरे पास बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है आर से, तो इस बार मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में मैं क्या लूँगा, उस कंडीशन में ई जी इक्वल्स टू जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा जी एम एक्स और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स से एक एक्स कैंसिल, जी एम एक्स स्क्वायर, राइट। ये चीज़ कैसे हो जाएगी। अच्छा, अब इसका नॉर्मल नहीं है, इस चीज़ का ग्राफ भी बनना चाहिए, एक ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ग्राफ डिस्कस करते हैं तो मैं किस पर डिस्कस करूँगा, भैया कितनी पर भैया ई मैक्सिमम आएगी, तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में। सर डिफरेंशिएट क्यों करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसको इक्वल कर दूंगा जीरो के। क्यों कर दोगे जीरो के भैया इक्वल, पहली बात तो सर एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस पर ज़्यादा आएगी कितनी डिस्टेंस पर कम आएगी, तो आपको एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्योंकि एक्स के वेरिएशन में ही आप देख रहे हो। ठीक है, दूसरी आपने जीरो क्यों करा, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम आएगी उसको मैंने जीरो इसलिए करा क्योंकि मैक्सिमम एक वैल्यू होती है, उससे ऊपर कोई और वैल्यू नहीं है, मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट है, मैक्सिमम की भी तो एक वैल्यू होनी चाहिए, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो एक्स इक्वल टू बच्चा मेरे पास एक निकल के आता है r/√2 और वही प्लस माइनस है। ठीक है, वो वही लंबा डेरिवेशन है, कभी हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो जो रिंग होती है उससे सर आर बाय डिस्टेंस पर मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। सर्कल तो मैंने वैसे ही बनाया हुआ है, नॉट लाइक दैट। ठीक है, हमारे पास सर्कल ऐसे नहीं बनता या ऐसे बनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा।